हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार जी। आज के कार्यक्रम मुख्य तौर पर होंगे, सबसे पहले देखेंगे खबरें खेती की, उसके बाद शुक्रवार है, आपकी चिट्ठी पत्रियाँ आई हैं, ईमेल आए हैं, उनमें जो समस्याएं हैं उनका समाधान हमारे विशेषज्ञ से करवाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं खबरें खेती की। जीरे व अरंडी के मिल सकते हैं अच्छे दाम। बेमौसमी बारिश का आम पर पड़ सकता है असर। राजस्थान में इस वर्ष बढ़ेगा सरसों का उत्पादन। खाद्य प्रसंस्करण में हो सौर ऊर्जा का इस्तेमाल। चीनी के शेयर उठान पर। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह। अब खबरें विस्तार से। जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय ने किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के उद्देश्य से अगले कुछ हफ्तों तक जीरे व अरंडी की पैदावार के भंडार को रोके रखने का सुझाव दिया है, ताकि आने वाले कुछ दिनों में इन दोनों फसलों के निर्यात को देखते हुए किसानों को अच्छा मुनाफा मिल सकता है। जेएनयू में कृषि अर्थशास्त्र विभाग के संबंध शोध विज्ञानी के अनुसार इस बार अप्रैल व मई के दौरान जीरे व अरंडी में निर्यात की अच्छी संभावना है, जिससे आने वाले दिनों में इसकी कीमतों में इजाफा हो सकता है और किसानों को अच्छा मुनाफा हो सकता है। किसानों के लिए ये उपयुक्त है कि वे कुछ समय तक अपनी पैदावार को रोके रखें, जो उन्हें अच्छा लाभ दिला सकती है। दूसरे अग्रिम अनुमान का हवाला देते हुए जेएनयू की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि 2015-16 में अरंडी का उत्पादन लगभग 17.2 लाख टन रहने की संभावना है। चालू वित्तीय वर्ष में निर्यात करीब 50,000 टन रह सकता है। अरंडी को तेल की घरेलू खपत और डेरिवेटिव्स निर्यात के लिए करीब 20,000 टन का अनुमान लगाया गया है। इस साल आम का मौसम आम के उत्पादकों के लिए थोड़ा फीका रह सकता है। पिछले कुछ दिनों में आंधी तूफान और बेमौसमी बारिश से आम उत्पादन 10 से 15% कमजोर रह सकता है। पिछले कुछ दिनों के दौरान आए आंधी तूफान व बारिश से आम की फसलों को ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन अगर मौसम का ये मिजाज कुछ दिन और ऐसा रहा तो कई क्षेत्रों में आम के पेड़ों पर आए मंजरों को नुकसान पहुँच सकता है। ऑल इंडिया मैंगो ग्रोअर्स एसोसिएशन के अनुसार मौसम कमजोर रहने से आम उत्पादन 10 से 15% प्रभावित हो सकता है। राष्ट्रीय बागबानी बोर्ड के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार फसल वर्ष 2015-16 में भारत में आम का उत्पादन 1.95 करोड़ टन रह सकता है, जो पिछले वर्ष 1.85 करोड़ टन था। एक रिपोर्ट के अनुसार इस साल आम का रकबा 22 लाख हेक्टेयर रहा, जो पिछले वर्ष 21 लाख हेक्टेयर था। रत्नागिरी के किसानों का कहना है कि उत्पादन कम रहने के बावजूद भी उनकी स्थिति में बड़ा बदलाव नहीं आएगा। पिछले सप्ताह के शुरू के सत्र की शुरुआत 1,000 से 2,000 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से शुरू हुई है, जो पिछले साल के लगभग बराबर है। किसानों का मानना है कि गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से आम की अच्छी आवक के कारण इस साल आम की कीमतों में बहुत अधिक बढ़ोतरी नहीं होगी। और इसके साथ ही भारतीय आम निर्यातकों का कहना है कि उन्हें यूरोपीय संघ और अमेरिका से आम के बड़े ऑर्डर मिले हैं, जिससे आम उत्पादकों की स्थिति में ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। राजस्थान में सरसों की आवक शुरू हो गई है। प्रदेश में प्रतिदिन 3 लाख से अधिक बोरियां सरसों की मंडियों में आ रही हैं। व्यापारियों के अनुसार इस बार सरसों की पैदावार भी बढ़ रही है व इसकी गुणवत्ता भी अच्छी है। राजस्थान में इस बार सरसों का उत्पादन अच्छा हुआ है और इसकी गुणवत्ता भी बढ़िया है व तेल का प्रतिशत भी अधिक है। सरसों व्यापारियों के अनुसार इस वर्ष राजस्थान में 25.77 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सरसों की बुआई हुई थी। इससे इस बार 20% सरसों का उत्पादन अधिक होने का अनुमान है। बीते वर्ष राजस्थान में 24 लाख टन सरसों का उत्पादन हुआ था, जबकि इस वर्ष 28.50 लाख टन सरसों का उत्पादन अनुमान है। वर्तमान में प्रदेश की मंडियों में प्रतिदिन 3 से 3.25 लाख बोरी सरसों की आवक हो रही है। अप्रैल में सरसों की आवक बढ़कर 5 लाख बोरी प्रतिदिन हो सकती है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को विनिर्माण के लिए सौर ऊर्जा का अधिकतम इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये पर्यावरण के अनुकूल है।
खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को विनिर्माण के लिए सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहिए। इस उद्योग का विकास किसानों के लिए बहुत जरूरी है और ये ग्रामीण विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ ही ये पर्यावरण के भी अनुकूल है, इसलिए विनिर्माण के लिए सौर ऊर्जा का अधिक इस्तेमाल करना चाहिए। मंत्री के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में अक्षय ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि उन क्षेत्रों में इसके लिए अधिक संभावनाएं हैं। चीनी कंपनियों के शेयरों में तेजी का रुख जारी है। पिछले कुछ दिनों में चीनी के शेयरों में 20% की वृद्धि आंकी गई। पिछले 10 कारोबारी सत्रों के दौरान चीनी कंपनियों के शेयर 100% तक चढ़ चुके हैं। चीनी कंपनियों के शेयरों का रुख तेजी से बढ़ रहा है। निर्यात मांग बढ़ने और वैश्विक बाजार में तेजी से चीनी कंपनियों के शेयरों में तेजी लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों कई चीनी कंपनियों के शेयर अपर सर्किट दायरे में आ गए। शेयर बाजार के साथ हाजिर और वायदा बाजार में भी चीनी तेजी से आगे बढ़ रही है। वायदा बाजार में भी चीनी की कीमतें 8% बढ़ी हैं। NCDEX में मई अनुबंध की चीनी के दाम बढ़कर 3,402 रुपए प्रति क्विंटल हो गए, जबकि मार्च की शुरुआत में इसकी कीमतें 3,168 रुपए प्रति क्विंटल थी। खेती किसानी में मौसम का अहम योगदान होता है, इसीलिए किसान भाइयों, आपके लिए जरूरी है कि आप मौसम की पूर्व जानकारी को जान लें, ताकि आपकी कृषि आसान हो जाए व उत्पादन भी बढ़े। आइए लेते हैं मौसम की जानकारी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में अनुमान है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के पहाड़ी भागों में बादल छाए रहेंगे व ज्यादातर भागों में बारिश का अनुमान है। वहीं देश के उत्तर पूर्वी भाग जैसे सिक्किम, आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के सभी भागों में आसमान बादलों से ढका रहेगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के अधिकतर भागों में छुटपुट बादल छाए रहने के आसार हैं और देश के निचले व तटवर्ती इलाके जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला के सभी भागों में बादल छाए रहने का अनुमान है। ये था हमारा आज का कार्यक्रम। कृषि की सभी जानकारियों के लिए आप देखते रहें कृषि दर्शन। नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। ये तो देखिए आपने खबरें खेती की। अब ले लेते हैं आपकी चिट्ठी और ईमेल। आज शुक्रवार है और आपकी चिट्ठी पत्री या ईमेल जो आई हैं उनमें जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए आज के विशेषज्ञ हमारे हैं डॉक्टर BS तोमर साहब। नमस्कार। तोमर साहब, इजाज़त तो मैं पहला सवाल पढ़ूं। जी। ये पहली चिट्ठी आई है, भाई लिखने वाले हैं भुवनदास जांगड़ा और छत्तीसगढ़ से हैं। इन्होंने लिखा है कि मैं प्याज की खेती करता हूं और प्याज के पत्ते जो हैं पीले पीले होकर सूख रहे हैं। प्याज के कंद में भी कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही। इसका क्या कारण हो सकता है? और अब कंद में अगर बढ़ोतरी करने चाहें, ज़रूरी बात चाहेंगे, तो उसके लिए क्या उपाय करें? भुवनदास जी, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि प्याज के अंदर जो पत्ती सूखने का कारण है, ये एक बीमारी है जिसको हम स्टेम ब्लाइट बोलते हैं। और इस रोग के आक्रमण के कारण सलकंद की जो फसल है उसकी वृद्धि रुक जाती है और जब पत्ती ऊपर से सूखती है तो निश्चित रूप से उसकी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो बाधित हो और इस प्रकार से पौधे को पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं बना पाने में
सक्षम होता है, इसलिए कंदों का विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसके लिए हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप अपनी प्याज की फसल में 2 फफूंदनाशी हैं, उनमें से किसी एक को लिया जा सकता है। आप या तो रिडोमिल जिसकी 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना लें, या आप डाइथेन M45 की 2 ग्राम से 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर घोल बना करके इसका छिड़काव किया जा सकता है। और छिड़काव की अंतराल रहेगा 10 से 12 दिन के अंतराल पे आपको 2 छिड़काव करने हैं। छिड़काव का घोल बनाते समय जांगड़े साहब आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि प्याज जो हैं इसकी पत्तियां गोल होती हैं, चिकनी होती हैं, इस पे दवाई रुकने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो आप उसको दवाई बह कर के नष्ट ना हो जाए, आप उसमें 1 ग्राम प्रति लीटर घोल के हिसाब से कोई भी चिपकने वाला तरल पदार्थ या शुष्क पदार्थ जिसको हम स्टिकर के नाम से बोलते हैं, और ये बाज़ारों में उपलब्ध हैं, आप इसको अवश्य मिलाएं और तब इसका छिड़काव करें। जहाँ तक कंदों के विकास की बात है, कंदों के विकास के लिए और भी दूसरे कारण हो सकते हैं। तो मैं एक तो आपको बताऊंगा कि आप उसमें निराई गुड़ाई कराएं, क्योंकि किसान भाई निराई गुड़ाई कराने में कई बार संकोच करते हैं। प्याज ऐसी फसल है जिसको निराई गुड़ाई का सीधे प्रभाव पड़ता है सलकंदों के विकास पे। अगर आप अच्छे किस्म के सलकंद चाहते हैं तो आप उनमें निराई गुड़ाई कराएं, और ऐसी गुड़ाई कराएं कि जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाए, जड़ों के सलकंदों को फैलने में मददगार साबित हो सके। डॉक्टर साहब, ये पत्र मोरक्का माफ़ी ज़िला खंडवा मध्य प्रदेश से लिखने वाले भाई हैं कमला पटेल, अंतिम पटेल, शुभम पटेल और कनिका पटेल। आपने लिखा है कि हमने फरवरी में अपने खेत में मूंगफली की बुआई की थी, अब उसमें छोटे छोटे मच्छर और माहू जैसे हो गए हैं, इसका क्या उपाय करें? देखिए, मूंगफली आपने जो लगाई है और अभी फरवरी में आपने कहा हमने बिजाई की है, ऐसी अवस्था में जब पौधे की जो वानस्पतिक बढ़वार होती है उसमें पत्तियां, तने बहुत ही कोमल होते हैं, और इस बार का जो मौसम है ये इस प्रकार का थोड़ा गर्म रहा है। फरवरी का पूरा जो माह है वो गर्म रहा है, तो इसमें चेपे का आक्रमण या सफ़ेद मक्खी का आक्रमण अक्सर होने की संभावना रहती है, और यही आपकी फसल के अंदर होने के 2 लक्षण हो सकते हैं, या तो उसमें वो चेपे का प्रकोप है या सफ़ेद मक्खी का। जब ये दोनों कीड़े आक्रमण करते हैं फसल के ऊपर तो ये पत्ती का रस चूस जाते हैं और बढ़वार को अवरुद्ध कर देते हैं। तो इनका प्रभावी नियंत्रण करना जरूरी है। पटेल बंधुओं, हम आपको सिफारिश करेंगे कि आप निश्चित रूप से अपने खेत का निरीक्षण करें, अंदर और बाहर से उसको देखें। अगर ये 2 कीड़े दिखाई दे रहे हैं तो आपको इनके लिए उपाय करने की आवश्यकता है। तो आप अगर अपने खेत में साइपरमेथ्रिन नामक एक कीटनाशक है उसका, या आपका जो है दूसरा एक कॉन्फिडोर के नाम से जिसको इमिडाक्लोरोपिड उसका केमिकल नाम है, 18.7% की ताकत में ये उपलब्ध होता है, इसको आप छिड़काव कर सकते हैं। अगर आप साइपरमेथ्रिन का इस्तेमाल करते हैं तो 1 मिलीलीटर दवाई प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको घोल बनाना है। और अगर आप ये जो इमिडाक्लोरोपिड 18.7 SL का करते हैं तो उसकी 1 लीटर पानी में 0.5 ml, यानी कि अगर आप 100 लीटर का घोल बना रहे हैं तो उसमें 50 मिलीलीटर दवाई आपको मिलानी है, और मिला करके इसका छिड़काव आपको करना है। जब आप छिड़काव करते हैं तो आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि पत्ती पूरी तरह से भीगनी चाहिए, और अगर हो सके तो नोजल से जो फुहारा है बहुत महीन करके उसको निचली सतह पे भी अगर आप छिड़काव कर दें तो उसका तुरंत और अधिक फ़ायदा आप देखेंगे, और आपकी फसल में फिर इन कीड़ों के नियंत्रण के बाद बढ़वार आ जाएगी। डॉक्टर तोमर, ये भाई लिखने वाले हैं दिलीप यादव मथुरा से। आपने लिखा अपनी ईमेल में कि मुझे शहद शोधन की मशीन चाहिए और हो सके तो 1 लाख के अंदर कीमत की चाहिए, तो ये कहाँ से मिलेगी, कितनी कीमत होगी? देखिए यादव जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि जो शहद का काम है जिसको बी कीपिंग कहते हैं, ये बहुत ही उम्दा काम है, और इसके
प्रसंस्करण के लिए भारत सरकार की 2 योजनाएं हैं। एक तो आप समेकित राष्ट्रीय बागवानी मिशन है, जिसको MIDH बोलते हैं, इसके अंतर्गत आप इसमें सहायता ले सकते हैं। और उसमें जो मशीन है उसको खरीदने के लिए आपको उसकी कुल लागत का 40% तक सरकार राष्ट्रीय बागवानी समेकित राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत आपको छूट आर्थिक सहायता ले सकते हैं। और इसके लिए आपको अपना संबंधित जिला उद्यान अधिकारी यानी कि मथुरा का जो जिला उद्यान अधिकारी है, आपको उनसे संपर्क करना होगा और आपको अपना निवेदन देना होगा। और वो अलग अलग विषय पे अलग अलग छूट के हैं और मशीनें उपलब्ध हैं। 1 लाख के अंदर अंदर आपकी बीज इसका जो शहद शोधन की मशीन है वो उपलब्ध हो जाएगी। इसके अतिरिक्त अगर आपको बागवानी मिशन के अंतर्गत सहायता उपलब्ध होने में कोई कठिनाई है तो आप खादी ग्रामोद्योग का जो स्थानीय कार्यालय है आगरा में या मथुरा में, दिल्ली में इसका मुख्यालय राजघाट के ऊपर है, वहाँ पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको आर्थिक सहायता इसके शहद के शोधन की मशीन लगाने में ली जा सकती है। डॉक्टर साहब ये ईमेल आया है, भेजने वाले हैं मनदीप राणा, नारायणगढ़ डिस्ट्रिक्ट अम्बाड़ा हरियाणा से। आपने लिखा, मैं एक छोटा किसान हूँ और अपने फार्म पे कुछ ऐसे यंत्र खरीदना चाहता हूँ, कृषि यंत्र, जिसमें मुझे सब्सिडी मिल सके। तो कौन कौन से ऐसे यंत्र हैं जिनसे सब्सिडी ली जा सकती है? मनदीप जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि आप आर्थिक सहायता ले सकते हैं कृषि यंत्रों के खरीदने में। भारत सरकार की 2 प्रमुख योजनाएं हैं। एक तो NFSM बोलते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत बहुत सारी कृषि मशीनरियों के यंत्रों के ऊपर प्रावधान है उनमें आर्थिक सहायता देने का। और एक जो समेकित राष्ट्रीय बागवानी मिशन है, अगर आप सब्जी फसलों में काम करना चाहते हैं तो राष्ट्रीय समेकित बागवानी मिशन के अंतर्गत, और अगर आप जो हमारी धान्य फसलें हैं, गेहूं, सरसों, मक्का, बाजरा, इन पे अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत इन कृषि यंत्रों को खरीद सकते हैं और उनमें आर्थिक सहायता ले सकते हैं। लेकिन प्रश्न आता है कि आप आर्थिक सहायता के लिए जाएं कहाँ? आप छोटे किसान हैं राणा साहब, आप अपने जिला स्तर पे जो आपका जिला कृषि अधिकारी है या उप निदेशक कृषि है, उससे आप संपर्क करें। उनके पास ये कार्यक्रमों का ब्यौरा उपलब्ध होता है, आप उनको आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर आप गेहूं, धान, सरसों पे काम करना चाहते हैं तो आप जिला कृषि अधिकारी से संपर्क करें या उप निदेशक कृषि निदेशक से संपर्क करें। अगर आप बागवानी पे आप काम करना चाहते हैं और उसके अंतर्गत छूट लेना चाहते हैं तो आपको निश्चित रूप से जिला उद्यान अधिकारी से संपर्क करना होगा और आप इन सेवाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। छोटा किसान होना आपके लिए कोई पाप नहीं है, आप उसकी सहायता के लिए हकदार हैं, आपको उसकी सहायता निश्चित रूप से आप ले सकते हैं। लेकिन आपको प्रयास करना होगा, संपर्क करना होगा अपने संबंधित कृषि और बागवानी अधिकारियों से। डॉक्टर साहब, हरियाणा में तो हर मशीन पे, चाहे बागवानी की है, चाहे सिंचाई की है, चाहे और खेतीबाड़ी के हैं यंत्र जितने भी, उन पर कोई न कोई थोड़ी बहुत सब्सिडी हर यंत्र पर मिलती है। जैसे गेहूं की कटाई के लिए, बुआई के लिए 0 सीड टिलेज है या रोपाई के यंत्र हैं, उन पे कहीं 25% है, कहीं 40% है हर जगह। लेकिन वो स्कीम के ऊपर निर्भर करता है सर कि किस किस कार्यक्रम में कितनी है और किस स्तर के किसान को कितनी मिल सकती है। जैसे ट्रैक्टर किसान को लेना है तो ट्रैक्टर की अलग अलग शक्ति होती है, हॉर्स पावर होती हैं। अगर बड़ा हॉर्स पावर का होगा तो उसकी लिमिट अधिक है, लेकिन वहाँ वो किसान भी बड़ा होना चाहिए। जो छोटा किसान है तो उसकी सीमा कम है, 1.5 लाख तक है, तो उसको छोटा किसान के ज़मीन के आधार पे उसको मिलेगा। तो छोटा ट्रैक्टर लेगा तो उसको आर्थिक लाभ जो योजनाएं हैं उनके अनुरूप उसका आकलन करके उनको उपलब्ध कराया जाएगा। डॉक्टर साहब, ये पत्र भी आया है उन्हीं भाइयों का, पटेल बंधुओं से, और लिखने वाले कमला पटेल, अंतिम पटेल, शुभम पटेल और कनिका पटेल। आपने लिखा है कि हमने मक्का की फसल में कब कब सिंचाई करें और इसमें खाद की मात्रा कितनी और कैसे डालें, बताइए। देखिए, मक्का ऐसे तो पूरे साल में 2 मौसम में मुख्य रूप से हमारे देश में उगाई जाती है। ये मुख्य रूप से खरीफ ऋतु की फसल है, लेकिन अब हमारे किसान भाई इसको रबी मौसम में या गर्मी की फसल के रूप में भी इसको सफलतापूर्वक उगा सकते हैं। जैसा कि आपने मक्का की बिजाई की है, उसमें 4 अवस्थाएं होती हैं सिंचाई की, जिनको हम क्रिटिकल अवस्थाएं मानते हैं। एक तो जब उसमें
सीडलिंग की अवस्था होती है, पौधा उग करके तैयार होता है, उस समय उसको पानी की आवश्यकता होती है। दूसरी जो अवस्था आती है जब उसमें वो घुटनों के ऊंचाई तक आ जाते, नी हाइट बोलते हैं, घुटनों तक आ गई मक्का, वो उसकी एक क्रांतिक अवस्था होती है जिसमें आपको पानी का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। तीसरी अवस्था होती है जब उसमें पुष्पन होता है, टेसल निकलता है, उसमें जो या मादा भाग होता है जिससे भुट्टा बनता है, सिल्क बोलते हैं, वो इसकी क्रिटिकल अवस्था होती है। और चौथी अवस्था होती है जो अंतिम अवस्था मानी जाती है, वो है दूधिया अवस्था, जब दाना बनने की अवस्था होती है। तो 4 क्रांतिक अवस्थाएं हैं। ऐसे मक्का में 7 से 8 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। गर्मी के मौसम में निश्चित रूप से आपको 8 सिंचाई देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तो रही सिंचाई की बात। अगर हम बात करें पोषक तत्वों की, मध्य प्रदेश की जो अवस्था है उसमें हमारे जो मक्का अनुसंधान निदेशालय का एक संस्तुति है, उसमें 150 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से देने की आवश्यकता है। शुद्ध मात्रा है। किसान भाइयों, इसको आप देने के लिए, आप पोटास देने के लिए 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 60% मात्रा होती है और उसके हिसाब से उसको निर्धारित निकाला जा सकता है। दूसरी जो फास्फोरस है वो 60 किलोग्राम आपको देना है, तो उसको देने के लिए आप सुपर फास्फेट सिंगल या डीएपी, जिसमें नत्रजन और फास्फोरस दोनों तत्व उपलब्ध हैं, उसको यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और फास्फोरस के द्वारा जो डीएपी आप जब देते हैं तो उससे 18% नत्रजन भी मिलती है, तो वो मात्रा, उसकी नत्रजन की मात्रा को निकालते समय आपको घटाना है ताकि आपको कम यूरिया का इस्तेमाल आगे उसमें करना है। इस प्रकार से अगर आप 150 किलोग्राम शुद्ध नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास अपने मक्का की फसल में इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी फसल से आप भरपूर आमदनी वो उपज लेकर के अच्छा आर्थिक लाभ। डॉक्टर तोमर जी, सरलता से आपने और विस्तार भी मैं कहूँगा हमारे किसानों की समस्याओं का समाधान किया। और विशेषकर जो मैंने बात एक उठाई है, ये बेमौसमी बरसात ओले पड़ जाते हैं, किसान का नुकसान होता है, कई किसान तो बैठ ही जाते हैं, ये कहिए, इसका भी जो जानकारी दी, तो ये समस्याएं आप अपनी संस्थान में भी उठाइए और अच्छी तकनीक कोई आ जाए तो उतना ही भला, देश का उत्पादन भी अच्छा होगा और किसान का भी मतलब एक नुकसान बच जाएगा। आपका इन सब जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। आज का कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मैं कल का बता दूं, कल शनिवार होगा और उसमें हम दिखाते हैं कृषि मंत्रालय की एक विशेष फिल्म और विशेष एक सब्जेक्ट भी होता हमारा जिसमें विस्तार से जानकारी देते हैं। इसी के साथ अब आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा। सब दर्शकों को नमस्कार।